ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर क्लास 8 स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिनका रिसेंटली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम जो एसएसटी यानी सोशल साइंस का जो जम्मू डिवीज़न का पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने हर क्वेश्चन का आंसर लाया है आपके लिए, चाहे वो क्वेश्चन चॉइस में हो चाहे चॉइस के बगैर हो। हमने हर एक का आंसर लाया है और हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह उसका आंसर डिस्कस करेंगे और आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड। सो गाइज, ये जो लेक्चर है ये क्लास 8 के जो हॉट जोन का जो एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जो भी जो नेक्स्ट आज के बाद जितने भी पेपर होंगे क्लास 8 के 2024 में जो पेपर होंगे उनके लिए भी 25 में जितने पेपर होंगे उनके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने सब क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस किया है और यही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। सो गाइस, पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा जो पेपर का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था कि 3 सेक्शन हमारे पास आते हैं, सेक्शन ए बी और सी, ठीक है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है ना। सेक्शन ए में हमारे पास हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री से हमारे पास 15 मार्क्स बनते हैं। फिर जो उसके बाद जियोग्राफी आती है, उससे हमारे पास 15 मार्क्स बनते हैं। और फिर पॉलिटिकल साइंस से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 40 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे का टाइम होता है, ठीक। ये जम्मू डिवीज़न है और जम्मू डिवीज़न में सिर्फ एक ही सीरीज़ होती है। अगर कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो वहाँ पर 2 सीरीज़ यानी सीरीज़ ए और सीरीज़ बी के पेपर बनते हैं, लेकिन जम्मू डिवीज़न में हमारे पास सिर्फ एक ही सीरीज़ आती है। सो यहाँ पर हम देखें अगर, तो पहला जो हमारे पास सेक्शन ए जो हिस्ट्री का सेक्शन है, इससे हमारे पहले लॉन्ग आंसर होते हैं। लॉन्ग आंसर में हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर चॉइस होती है, 3 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं लेकिन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं हमें, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का होता है और टोटल 8 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 2-2 मार्क्स की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। और फिर जो है वो एक और क्वेश्चन होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनके 3 पार्ट होते हैं और एक एक मार्क्स का होता है सब, ठीक है। एमसीक्यू एक एक मार्क्स का होता है, तो कुल मिलाकर 15 मार्क्स बनते हैं, ठीक। इसी तरह सेम जो है 15 मार्क्स जियोग्राफी में भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4 चॉइस दी जाती हैं, यानी आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं पहले, यानी लॉन्ग आंसर में आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। और सब 4-4 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो है वो शॉर्ट आंसर में आपको 2-2 के मार्क्स के होते हैं, 2 क्वेश्चन। और फिर एमसीक्यू में आपको 3 पार्ट पूछे जाते हैं एक एक मार्क्स के। इस तरह हमारे पास पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, वो चॉइस होता है, यानी एक क्वेश्चन में हमें 2 डाले जाते हैं और उनमें से हमें एक ही करना होता है, ठीक है ना। आर में हमें पूछे जाते हैं। फिर शॉर्ट आंसर में हमारे पास जो होते हैं वो 3 क्वेश्चन होते हैं और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं एक एक मार्क्स के, बाकी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। तो टोटल हमारे पास 10 मार्क्स बनते हैं पॉलिटिकल में से, ठीक। सो चलते हैं हमारे अपने जो हमने इसका सोल्यूशन लाया है आपके लिए, उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका जो पूछा गया है कि विलियम जॉन्स फील द नीड, व्हाई डिड विलियम जॉन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलासफी एंड लॉ। यानी विलियम जॉन्स को क्यों ज़रूरत पड़ी स्टडी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फिलासफी, इंडियन लॉ को स्टडी करने की। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है और हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, ये जो चैप्टर है आपका, वहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3rd चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 3rd आपसे पूछा गया है। सो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर जैसा लिखा गया है, विलियम जॉन्स फेल्ट दैट स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलासफी एंड लॉ वुड नॉट only help the British to learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. This would also establish the British as guardians to Indian culture and gain total control.
यानी इसने कहा विलियम जोन्स जो है इसने कहा कि जो इंडियन हिस्ट्री फिलासफी और जो लॉ है ये ब्रिटिश को इंडियन कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ही सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, बल्कि इंडियन जो हैं उनको अपने जो आवन यानी अपना जो हेरिटेज है, अपनी जो उनकी जो पास्ट है, जो बहुत ही ग्लोरियस पास्ट जो है, उसको अंडरस्टैंड करने का इनको हेल्प मिलेगी। अगर इंडियन जो हैं वो अपनी फिलासफी पढ़ेंगे, अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपनी लॉ पढ़ेंगे, अपना कानून पढ़ेंगे, तो उनको मदद मिलेगी अपने जो उनकी हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने की, उनका जो हेरिटेज है, उनकी ग्लोरियस हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको रीडिस्कवर करने की उनको एक हेल्प मिलेगी इससे। और ये जो है दिस वुड आल्सो इस्टेब्लिश द ब्रिटिश एज गार्जियन ऑफ इंडियन कल्चर एंड गेन टोटल कंट्रोल। और उसने कहा कि जो ब्रिटिश हैं उनको यहाँ पर एक हेल्प मिलेगी कि वो इंडियन कल्चर के एक तरह से गार्जियन यहाँ पर उभर कर सामने आएंगे, और वो फिर इंडियन कल्चर के ऊपर और इंडिया के ऊपर अपना जो कंट्रोल है उसको और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे, उसको और ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। ठीक है ना। ये विलियम जॉन्स जो एक ब्रिटिशर राइटर थे और उन्होंने बहुत सारी फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री और जो लॉ उनके ऊपर बुक्स लिखी हैं और बहुत सारा उन्होंने स्टडी की है इंडियन कल्चर को, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि किस तरह मतलब ये चीज़ें उनको ब्रिटिश को और इंडियन को हेल्प करेगी। और इंडियन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें इंडिया को कंट्रोल करने के लिए हमें इंडिया की लॉ, इंडिया की फ़िलासफ़ी, इंडिया का कल्चर पढ़ना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछता है कि व्हाट वेयर द डिफरेंट रीज़न पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्मेशन, वहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है हमसे पूछता है कि व्हाट वेयर द डिफरेंट रीज़न, यानी डिफरेंट रीज़न क्या क्या थे जिनकी वजह से जो लोग थे वो अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजने से डरते थे, यानी स्कूल नहीं भेजते थे। ठीक है ना। सो डिफरेंट रीज़न हमने यहाँ पर बताए हैं आपको। आप अपनी तरह से अगर आपने अच्छी तरह वो टॉपिक ये चैप्टर पढ़ा है तो आप अपनी तरह से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वही वो आप उठाकर लिखो जो बुक के अंदर डिफाइन किए गए हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने अल्फाज में आंसर दे सकते हो। सो देर आर डिफरेंट रीज़न, फॉलोइंग आर द डिफरेंट रीज़न वाई पीपल्स आर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल टू स्कूल, यानी लोग अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। उनके डिफरेंट रीज़न नीचे हैं। सो आप 3 4 5 रीज़न दे दीजिए, लगभग 4 5 रीज़न होने चाहिए। ठीक है ना, ताकि ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे पाए इसमें। ठीक है ना। पहला जो रीज़न है दे फियर्ड दैट स्कूल वुड टेक्स गर्ल्स अवे फ्राम होम्स, यानी उनको डर लगता था कि अगर हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेज देंगे तो हमारी बच्चियां जो हैं वो घरों से दूर हो जाएंगी। स्कूल उनको मतलब स्कूल एक तरह से हमारी बच्चियों से उनका घर छीन लेगा। ठीक है ना। ये लोगों को ये डर था क्योंकि लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, उनको तालीम की इतनी अहमियत नहीं थी, उनको नहीं पता था कि तालीम कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए दूसरा जो रीज़न है स्कूल विल प्रिवेंट देम फ्राम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, स्कूल जो है वो उनको एक तरह से प्रिवेंट करेगा। वो लोग सोचते थे कि स्कूल उनकी बच्चियों को डोमेस्टिक काम करने से, घरेलू काम करने से रोकेगा। ठीक है ना। गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। और तीसरा जो उनको रीज़न था वो डर था कि अगर स्कूल जाने के लिए गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से होकर जाना पड़ेगा। लोग अपनी बच्चियों को पब्लिक प्लेस पर भेजने से डरते थे कि उनको लगता था कि उनकी बच्चियां वहाँ पर अनसेफ हैं, इसलिए वो डरते थे कि पब्लिक प्लेसेस पर जाना पड़ेगा उनको स्कूल तक पहुँचने के लिए। ठीक है ना। ट्रेवलिंग टू स्कूल वुड हैव टू करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, यानी स्कूल जाने के अगर वो स्कूल जाएंगी तो जो करप्ट सिस्टम है वहाँ का वो उनको एक तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है ना। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्राम द पब्लिक स्पेसेस, उनको लगता था कि गर्ल जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनको पब्लिक स्पेसेस से दूर ही रहना चाहिए। ये एक मतलब स्टीरियोटाइप सोसाइटी थी, स्टीरियोटाइप लोग थे। वो सोचते थे कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ मतलब जो 4 दीवारी के अंदर के लिए बनी हैं, वो बाहर नहीं जा सकती हैं, पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जा सकती हैं। ये उनकी एक तरह से आइडियोलॉजी थी, थिंकिंग थी। वो सोचते थे कि लड़कियां अनसेफ है वहाँ पर। ठीक है ना। तो ये जो आंसर है आपको इस तरह लिखना है। आप अपने अंदाज में भी लिख सकते हो, किसी और तरीके से कुछ और रीज़न भी डिफाइन कर सकते हो जो चैप्टर के अंदर डिफाइन है। अगर आप अच्छी तरह चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है ना।
तो हम चाहते हैं कि ये जो ही हार्ड जोन का जो पेपर हो जाए उसके बाद हम आपके लिए हिस्ट्री का जो एक मैराथन सेशन हम लेकर आएंगे, जिसमें हम हिस्ट्री को, पूरी हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे और उसको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सीरीज़ लेकर आएंगे हम हिस्ट्री के ऊपर, जिस तरह हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लगभग 50 जो लेक्चर हैं हमारे, 50 लेक्चर हम लेकर आपके लिए पॉलिटिकल के ऊपर पूरे जितने भी चैप्टर हैं वो हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पर। ठीक है, अब हम हिस्ट्री पर भी लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमसे पूछता है, इसमें सिर्फ हमें 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन हमने 3 भी इसलिए लिखा है ताकि कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहेगा, कोई सेकंड करना चाहेगा, कोई फर्स्ट करना चाहेगा, तो इसलिए हमने सबका आंसर यहाँ पर दे दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछता है हमें, व्हाट शुड आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट, राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती। देखो ये दो जो यहाँ पर पर्सनैलिटी का नाम दिया गया है, एक राजा राम मोहन राय बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और दयानंद सरस्वती, अगर इंडिया के अंदर हम बात करें तो ये दो बहुत ही बड़े लीडर थे, बहुत ही बड़े एक किस्म के जो रिलीजियस लीडर या जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है सोशल, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए सोसाइटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, तो इनके बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछता है कि आप बोलो कि ये जो फॉलोइंग जो पर्सनैलिटी है, उन पर्सनैलिटी का सोशल आइडिया के रिलेटेड क्या क्या, मतलब क्या क्या आइडियाज़ थे सोशल के रिलेटेड, क्या क्या आइडियाज़ थे, ठीक है ना, वो किस चीज़ को वो सपोर्ट करते थे। ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन जो है थे वाज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम, यानी अगर हम राजा राम मोहन की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय जी ये सती सिस्टम को, जो यानी सती सिस्टम होता था कि हिंदुइज्म के अंदर एक प्रैक्टिस होती थी कि जब किसी भी पर्सन की किसी भी बीवी का जो हामंद होता था, यानी किसी भी वाइफ का जो हस्बैंड होगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी उसकी चिता के साथ ही जला देते थे, और वाइफ जो है उसको उसके साथ ही अपने आप को ख़त्म करना होता था। ये एक सती प्रैक्टिस होती थी। तो राजा राम मोहन राय इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ये ऐसा हिंदुइज़्म के अंदर जो बेसिक जो हिंदुइज़्म की जो स्कल्पचर हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, उनके अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, राम मोहन राय फॉट इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। राम मोहन राय जो है उन्होंने वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, वुमेंस की राइट को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो उन्होंने राइट, फ्रीडम एंड इक्वलिटी जो वुमेंस की है उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ा। ठीक है ना, और इन्होंने वुमेंस की इक्वलिटी की और फ्रीडम की बात की। राम मोहन राय वांटेड टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। राम मोहन राय चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको इंडिया के अंदर स्प्रेड करें, ताकि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो, लोगों के अंदर एजुकेशन पैदा हो, और लोगों के अंदर जो ये गलत जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग इसको ख़त्म कर पाएँ। राम मोहन राय बिगन टू कंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम, यानी राम मोहन राय ने सती सिस्टम के ख़िलाफ़ एक कंपेन स्टार्ट कर दी। ठीक है, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय विडोज़ इन देयर लिव्स पर्टिकुलरली मूड राम मोहन राय। ठीक है ना, यानी और जो विडोज़ जो अपनी लाइफ के अंदर जो बेवा औरतें होती थी वो जो प्रॉब्लम फेस करती थी, तो राम मोहन राय ने खासकर इनको टारगेट किया और इनको लेकर सामने आए, और इन्होंने हुकूमत के सामने इन चीज़ों को रखा। उस वक्त जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके सामने रखा कि वो विडोज़ को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है। फिर ब्रिटिश हुकूमत ने उनके लिए जो लॉज बनाए, उनको जो कानून उनके लिए बनाए, उनको जो राइट दिए, वो फिर अलग बात है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती जो हैं, दयानंद सरस्वती जो थे उनकी जो यहाँ पर आइडियाज़ थे, उनकी जो रिफॉर्मेशन थी, उनका जो यहाँ पर योगदान था वो क्या क्या था। दयानंद सरस्वती एडवोकेट फॉर विडो री मैरिज। दयानंद सरस्वती एक वो उनका एक आइडिया था कि जो विडो री मैरिज जो है उसको वो एडवोकेट करते थे, उसकी वो मतलब उसको वो तरजीह देते थे। वो कहते थे कि विडो री मैरिज होनी चाहिए। विडो री मैरिज यानी जो जो जिन औरतों के हवंद मर जाते हैं
उसकी दोबारा से शादी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुज़म में विडो रीमैरिज जो है इसको एक किस्म का गुनाह समझा जाता था, और जो बेवा औरतें होती थी उनको दोबारा से शादी नहीं कराई दी जाती थी, ठीक है ना। तो लेकिन दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोला, और उन्होंने कहा कि विडो रीमैरिज होना चाहिए। हर एक जो आदमी है उसको फ्रीडम है कि अपनी लाइफ खुद से जिए। तो एक जो बंदा है, एक जो बंदी है, उसका अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसकी दोबारा से शादी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इन 1875 दयानंद सरस्वती फाउंड द आर्य समाज। आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इस आर्य समाज का मतलब था कि जो हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर है, उसको दोबारा से रीजनरेट करना है, उसको रीबर्थ करना है, और लोगों के अंदर हमें वो जो हमारा पहला कल्चर था उसको फिर से ज़्यादा उजागर करना, ज़िंदा करना है। तो इसलिए उन्होंने आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू रिफॉर्म हिंदुज़म। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कल्चर था, हिंदुज़म था, उसको दोबारा से रिफॉर्म करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। अब हम देखें, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें पूछा गया है डिफाइन नाइटहुड, यानी नाइटहुड क्या होता है। देखो, नाइटहुड एक ऐसा एक किस्म का ऑनर होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस वक्त जो ब्रिटिश कौन थे, जो ब्रिटिश किंग थे, वो किसी भी पर्सन को अगर उसका जो पब्लिक सर्विस के अंदर जो योगदान होता था, पब्लिक सर्विस के अंदर उसकी जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट होती थी, उसको देखकर ये नाइटहुड दिया जाता था। फॉर एग्जांपल जैसा सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं, उनका नाम पहले सैयद अहमद ख़ान था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी, तो उनको सर का खिताब यहाँ पर दिया गया। तो इसी को हम नाइटहुड कहते हैं। नाम के पीछे लगाते थे सर, या सर मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद सर सैयद अहमद ख़ान, तो ये जो हैं इसी को हम नाइटहुड कहते हैं, ठीक है ना। हु वेयर वेवर्स। देखो, वेवर्स कौन होते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा पूछा गया था चैप्टर नंबर 9 से, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 मेकिंग ऑफ ए नेशनल मूवमेंट। और चैप्टर नंबर 5 जो है ये हमारा पूछा गया है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 से, यानी वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। इससे हमें पूछा गया है, ठीक है ना। हु वेयर ऑनर्स वेवर्स, सॉरी, वेवर्स कौन होते थे। वेवर्स बिलोंग टू कम्युनिटीज़ दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग सच एज टांटी बंगाल, जलोकाज आर मोम इन नॉर्थ इंडिया, अच्छा, काइकुलार्स एंड देवांग साउथ इंडिया। देखो, जो वेवर्स होते हैं, हम मतलब ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो बुनने का काम करते हैं, मतलब जो कुछ चीज़ बुनने का काम करते हैं, कपड़े बुनने का, मतलब स्वेटर्स बुनने का, जैकेट्स बनाने का काम जो करते थे। जिस तरह इनको बंगाल में टांटी कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में इनको जलोकाज या मोमिन कहते हैं, फिर इस तरह साउथ इंडिया में इनको कॉयक्लार्स एंड देवांग्स कहते हैं। तो इनका अलग अलग नाम अलग अलग एरिया के अंदर होता है, इसी को हम वेवर इंग्लिश में कहते हैं। वेवर होता है किसी चीज़ को बुनने वाला, ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 भी चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है। देखो, आपका जो T2 के चैप्टर हैं उन्हीं से हमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमें पूछा एक मतलब एक MCQ यानी मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन हमें ये पूछे गए हैं। 3 पार्ट हैं इसके। तो यहाँ पर हम देखें अगर क्या क्या यहाँ पर मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन थे। एक मिनट, ये जियोग्राफी, ये हिस्ट्री। जो पहला जो है, देखो यहाँ पर, हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी ये स्लोगन किसने रेज़ किया कि फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, ये मेरा बर्थ राइट है, यानी मेरा एक अच्छा जन्म अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो ये कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने बोला था। एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, एक बहुत बड़े लीडर थे, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और गर्म दल से ये ताल्लुक़ रखते थे। तो इन्होंने कहा था कि 1916 में इन्होंने कहा था कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो नाइटहुड इज़ एन ऑनर ग्रांटेड बाय ब्रिटिश कॉन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट फॉर पब्लिक सर्विस, यानी नाइटहुड, ऊपर देखो हमें क्वेश्चन भी पूछा गया नाइटहुड क्या कहते हैं, नीचे हमें MCQ भी दे दिया है। नाइटहुड जो है ये एक, इसी का आंसर हमें यहाँ पर देंगे। कितना आसान है। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आप उठाकर वहाँ पर लिख सकते हो। नाइटहुड जो है ये एक ऐसा ऑनर होता है जो ब्रिटिश कौन देती थी एक्सेप्शनल वर्क में, जो एक्सेप्शनल जो वर्क होता है पब्लिक सर्विस में कोई काम करता था। तो ये ट्रू है, ये सही है, ठीक है ना। उसके बाद डैश डैश पास्ट रेगुलेशंस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड थ्रू ओपन द डोर्स टेम्पल्स फॉर लोअर कास्ट, यानी डैश डैश वो कौन थे जिन्होंने एक रेगुलेशन पास की थी
कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाए और जो टेम्पल्स हैं, जो यहाँ पर टेम्पल्स हैं, उनको लोअर कास्ट के लिए भी खोला जाए, उनके दरवाजे लोअर कास्ट के लिए भी ओपन किए जाएँ। तो वो कौन थे? तो वो कोई और नहीं बल्कि बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बहुत बड़े लीडर थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खासकर जो लोअर कास्ट हैं, जो दलित हैं, उनके राइट्स की बात की और कॉन्स्टिट्यूशन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम सेक्शन बी पर चलते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास ज्योग्राफी आता है और ज्योग्राफी के अंदर हम बात करें तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चन में से हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, पहले जो लॉन्ग आंसर हैं, ठीक है ना। ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा ज्योग्राफी। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा चैप्टर नंबर 6 से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें पूछा गया है। ये हमें पूछता है कि व्हाट आर द काज फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर जो अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इसके क्या फैक्टर हैं। तो आपको पता है, हमने पढ़ा था कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की वर्ल्ड के अंदर, इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, फिर हम देखें अगर कल्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं, फिर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करें डीपली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड इज़ अनइवन। आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है, अनइवन का मतलब ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये दुनिया है, ठीक है ना, ये पूरी दुनिया है, ये फॉर एग्जांपल ये दुनिया है, ये पूरी वर्ल्ड है, मैं ऐसे ही ग्राफ बनाया। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पर कम लोग रहते हैं, यहाँ पर फिर ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर फिर कम रहते हैं, किसी जगह कुछ नहीं, कोई भी नहीं रहता है, किसी जगह ज़्यादा लोग हो जाते हैं। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की। तो ये क्यों है? तो आपको पता है सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड वाइल सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड। जैसे मैं आपको बोला कि कुछ लोग जो हैं, कुछ जगह जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों की, आदमियों की भीड़ है क़यामत की, और हम अकेले हैं। उसके बाद कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा जो बहुत कम होती हैं पॉपुलेशन में, यानी वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, यानी हम वहाँ पर अकेले होते हैं। देयर आर वेरियस रीज़न बिहाइंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाइंड बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर क्या होते हैं हम समझते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी, availability of minerals and freshwater resources, favorable climate and soil fertility are some of the reason affecting population distribution। देखो, आपको पता है कि जहाँ पर हमने पहले सुना था, हमने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते थे कि जिस तरह जहाँ पर पानी होता था, ठीक है, जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर लोग ज़्यादा आकर बसते थे, क्योंकि प्यास जो है ये इंसान को जीने नहीं, प्यास के यानी पानी के बगैर इंसान जी नहीं सकता है। तो प्यास की वजह से लोग जो हैं वो सोचते थे कि पानी के नज़दीक ही हम बसना शुरू करें ताकि पानी जो है वो हमें ईज़िली मिल सके। तो जहाँ जहाँ हमें दरिया मिलते हैं, जहाँ जहाँ हमें नदियाँ मिलती हैं, नाले मिलते हैं, चश्मे मिलते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जिस तरह अगर हम देखें श्रीनगर की अगर हम बात करें तो झेलम के किनारे, बिल्कुल आप देखोगे झेलम के किनारे आपको बहुत ज़्यादा आबादी मिलेगी, घनी आबादी मिलेगी। लेकिन उसी तरह अगर हम बात करें दूर, हम अगर थोड़ा दूर चले जाएँ, बडगाम एरिया में चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको मकान जो है वो दूर दूर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी कम है। वहाँ पर भी अगर बडगाम में बात करें जहाँ पर नाला होगा, नाले के करीब, पानी के करीब आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। ये एक फैक्टर होता है, यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हम कह सकते हैं। फ्रेश वाटर की वजह से लोग जो हैं वो जो हैं वो मतलब घने हो जाते हैं, आबादियाँ घनी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश वाटर होता है। फिर अगर देखें हम फेवरेबल क्लाइमेट, देखो अगर हम देखें तो जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में आप देखो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो मौसम है वो अच्छा है, वो वहाँ पर जो मौसम है वो ठंडा मौसम है, लोग काम भी कर पाते हैं, लोग जो गर्मियों में आपको वहाँ पर जब गर्मी होती है, जब वहाँ पर अगर हम देखें तो सूरज इक्वेटर पर होता है, तो उस वक्त वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, जो टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है, लेकिन साउथ अफ्रीका में टेम्परेचर 50 डिग्री से पार हो जाता है।
तो इसलिए यहाँ पर लोग यानी यूरोप में लोग ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जिस तरह हमारा जम्मू और कश्मीर है, जम्मू के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, जम्मू के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन कश्मीर के अंदर गर्मी कम होती है। तो गर्मियों में लोग जो हैं वो कश्मीर की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, फिर कश्मीर में जो है यहाँ पर भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप डल के करीब देखोगे गर्मियों के अंदर कितनी ट्रैफिक जाम होती है, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो ठंड को थोड़ी प्रेफरेंस देते हैं, और लोग गर्मी से भागने के लिए ठंड वाले इलाके में भागते हैं और वहाँ पर जाकर वो सेटल होते हैं। तो पहले पहले ज़माने में भी ऐसा हुआ कि जहाँ पर ठंड होती थी, जहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल क्लाइमेट होता था, ना इतनी ठंड ना इतनी गर्मी, तो वहाँ पर लोग बसना शुरू होते थे। फिर देखें सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि जहाँ की मिट्टी जो है, जहाँ की मिट्टी ज़रखेज़ होती है, जहाँ की मिट्टी में पावर होती है यानी सब्जियाँ उगाने की, पौधे उगाने की, पेड़ उगाने की, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो लोग जो हैं वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। फिर अगर हम देखें और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो पॉपुलेशन को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो रीज़न हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं, ये रीज़न इफ़ेक्ट करते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एक्स्ट्रा डेंसली पॉपुलेटेड। देखो एक जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी हमारे जो इंडस वैली जो यानी जो हमारा जो इंडस रिवर है उसके इर्द गिर्द हम बात देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर दरिया है, यहाँ पर जो मिट्टी है ये जरहेज़ है, ऊपर से जो है जो दरिया है वो ऊपर से अलुवाइल सॉइल लेकर आता है यहाँ पर, और फिर अलुवाइल सॉइल के ऊपर आपको अच्छी अच्छी यहाँ पर फसलें उगाने को मिलेंगी। फिर अगर हम गंगा की इर्द गिर्द देखें, वाराणसी शहर में देखें, हम देखें इस तरह पटना शहर के अंदर, फिर हम यूपी के अंदर देखें तो कितनी घनी पॉपुलेशन है। इवन कि इंडिया की 30% आबादी जो है वो सिर्फ गंगा के इर्द गिर्द रहती है, यानी गंगाटिक प्लेन्स में रहती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो जरहेज़ है, और यहाँ पानी भी यहाँ पर हमें बाफर में मिलता है, यानी लार्ज क्वांटम में हमें पानी यहाँ पर मिलता है। फिर देखेंगे डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, वहाँ पर भी घनी आबादी है, क्योंकि वहाँ पर माइंस हैं, डायमंड है, या वहाँ से डायमंड निकलते हैं, पानी है वहाँ पर, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर ज़्यादा आबादी होगी, कैप टाउन के अंदर खासकर एट स्टार डेंसिटी पॉपुलेटेड। फिर देखिए अगर हम सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जिस तरह अगर हम देखें तो एरियाज़ ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर पॉपुलेटेड, यानी वो एरिया जहाँ पर आपको हाउसिंग फैसिलिटी, आपको यानी हाउसिंग सिस्टम वहाँ पर अच्छा होगा, वहाँ पर जो मकान हैं वो एक मतलब सीक्वेंस में बने हुए होंगे, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर अच्छा होगा, स्कूल अच्छे होंगे, बड़े स्कूल होंगे, टीचर अच्छे होंगे, फैकल्टी अच्छी होगी, फैसिलिटी अच्छी होगी, वहाँ पर हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, तो वो एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन। जैसे हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आपको हर चीज़ मिलती है, तो आपको श्रीनगर में हॉस्पिटल अच्छी मिलेंगी, स्कूल अच्छे मिलेंगे, आपको यहाँ पर हाउसिंग सिस्टम अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा आकर रहने की को तरजीह देंगे। यहाँ के आप देखो जो गांव हैं, गाँव से लोग भागकर आप सिटीज़ के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सिटीज़ के अंदर आप उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाराणसी, जेरूशलम, यानी अगर वाराणसी यूपी के अंदर जो शहर है वहाँ पर आपको हर फैसिलिटी मिलती है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। जेरूशलम जो है जो फ़लस्तीन के अंदर जो एक शहर है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी है। इस तरह हम अगर देखें तो इकोनॉमिक फैक्टर भी एक डिपेंड करता है, इकोनॉमिक फैक्टर भी अफेक्ट करता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। प्लेस हैविंग मोर इंडस्ट्री, यानी वो जगह जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, फिर वहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट होंगे, यानी वहाँ पर उन लोगों को नौकरियाँ अच्छी मिलती होंगी, अपॉर्चुनिटीज़, नौकरी अच्छी मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ पर। पीपल जो लोग जो हैं वो ऐसी जगहों पर अट्रैक्ट होंगे और ऐसी जगह पर जाएंगे, जिस तरह मुंबई है, ओसाका है, यानी मुंबई के अंदर इंडस्ट्रीज़ आपको मिलेंगी, दिल्ली के अंदर आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, तो लोग ज़्यादा जहाँ पर जाने को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। इसी का जो आर वाला क्वेश्चन है, आर वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूरिज़्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें जो जम्मू एंड कश्मीर का जो चैप्टर है यानी टूरिज़्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी का, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है। तो इसलिए आप देखो कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप सबको अच्छी तरह नज़र देकर जाना चाहिए। हमने ऑलरेडी एक गेस्ट पेपर बनाया है, और सॉफ्ट जोन वालों के लिए, सॉरी हार्ड जोन वालों के लिए हम और अच्छा यहाँ पर गेस्ट पेपर लेकर आएंगे, जिसमें हम उनको और अच्छे क्वेश्चन बताएंगे जो ज़्यादा आने के चांस है। इन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद हम उनको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन और आने के चांस बन सकते हैं। सो देखो कि जम्मू एंड कश्मीर की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उस पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया। सो यस,
पानी पीकर मैंने अपना गला थोड़ा सा तर कर लिया। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। देखो, जो टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये एक बैकबोन है, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो जम्मू एंड कश्मीर की लद्दाख का एक बैकबोन है, यानी इनकी इकॉनमी का एक किस्म का बैकबोन है। देखो आप, वैली के अंदर अगर कश्मीर श्रीनगर की, या अगर हम कश्मीर वैली पूरी वैली की बात करें, तो वहाँ पर जो आप देखो माउंटेन्स हैं, जो स्नो क्लैड माउंटेन, ऊंची ऊंची जो पीक्स हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, फिर जो लेक्स हैं, खासकर जो हमारी डल लेक है, फिर हमारी वुलर लेक है, फिर इस तरह हमारी दूसरी लेक्स हैं। और फिर ये जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक लेक है, मुझे नाम उसका बोल रहा है, वुलर लेक नहीं यार, वो जो यहाँ पर गांदरबल में है वो लेक है। और भी बहुत सारी लेक हैं, स्प्रिंग्स हैं, जो आपको देखो पूरा अनंतनाग जो है, यानी अनंतनाग पूरा स्प्रिंग्स का भरा हुआ है। फिर जो यहाँ पर पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इन चीज़ों को देखकर, इन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर इंडस्ट्री यानी टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा उनका जो जो रेवेन्यू है वो यहाँ से टूरिज़्म इंडस्ट्री से जनरेट होता है। इन चीज़ों को छोड़कर अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजिकल जो यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं, यानी पुराने ज़माने की जो यहाँ पर इमारतें हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कश्मीरी कल्चर है, जो जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, खासकर जो जामिया मस्जिद है जिसके अंदर लगभग 3 लाख बंदा एक टाइम नमाज़ पढ़ सकता है वहाँ पर, यानी इतनी कैपेसिटी है वहाँ पर। और वहाँ पर जो उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है सुल्तान सिकंदर ने 1200 यानी 1294 के अंदर, उसने जो यहाँ पर वो जो मस्जिद बनाई, वो स्ट्रक्चर बनाया, वो अपनी मिसाल आप रखता है। यानी लोग जो हैं वो दूर पूरी दुनिया से, आप देखो यहाँ पर अगर आप कश्मीर के अंदर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, यूरोप से, हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं इन चीज़ों को देखकर, इन चीज़ों को अट्रैक्ट होकर, इन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर। फिर लोगों को यहाँ पर आकर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैकिंग करने की। आप देखो ये जो यहाँ पर सोनामर्ग से पहलगाम तक जो एक ट्रैकिंग रूट है, उसके ऊपर सर्दियों में भी गर्मियों में भी आपको ट्रैकर मिलेंगे। फिर माउंटेन रेंज जो हैं, जो लोग जो यहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर ट्रैकिंग करते हैं, फिर स्कीइंग करते हैं, खासकर गुलमर्ग के अंदर। तो ये अपनी मिसाल एक आप है। और ये जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इन चीज़ों से। और ख़ासकर हमारे जो जीडीपी है वो यहाँ से जनरेट होता है बहुत ज़्यादा। और अगर हम देखें तो बहुत बड़ी बड़ी जो होटलें हैं, खासकर जो गुलमर्ग के अंदर, सोनामर्ग के अंदर जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, वो भी यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर अगर हम देखें तो फास्ट कमिंग हैं। और वेरियस प्लेसेस जो हैं वो सब जो एट वेरियस प्लेसेस, यानी ये जो होटल जो हैं हाई एंड्स होटल जो हैं, ये अपनी मिसाल आप रखती हैं। तो फिर अगर हम देखें तो केबल कार जो प्रोजेक्ट हैं वो जो चल रहे हैं, ये भी वैली के अंदर लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर अगर हम देखें तो यहाँ की जो खासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, तो यहाँ पर मेहमान नवाजी जो सेक्टर है, यानी हमारा जो कश्मीरी कल्चर है खासकर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। यहाँ पर आपको मैं एक कहावत बताता हूँ कि बुज़ुर्ग कहते थे, जो हमारे खासकर जो हमारे फोर फादर हैं वो कहते थे कि पूरी दुनिया के अंदर दो जगह ऐसी हैं, यानी दो मुल्क ऐसे हैं, क्योंकि पहले जो कश्मीर था वो एक अपनी खुद का एक स्टेट थी, खुद ही एक मुल्क था जब जब यहाँ पर महाराजा हरी सिंह रूल करते थे। सो उस वक़्त के जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर दो मुल्क जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर मेहमान जो हैं वो कभी भूखे नहीं रह सकते, यानी मेहमान कभी वहाँ से भूखा नहीं आएगा। एक जो है वो अरब है, यानी सऊदी अरब, और दूसरा जो है वो हमारा प्यारा कश्मीर है। कश्मीर से कभी मेहमान भूखा नहीं जाएगा। कश्मीर की मेहमान नवाज़ी पूरी दुनिया में मशहूर है, और पूरी दुनिया में कश्मीर की मेहमान नवाज़ी अपने आप में एक मिसाल है। इसकी कोई मिसाल नहीं, ये बेमिसाल है, ठीक। कोई ज़्यादा नहीं हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है, व्हाट आर द पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या होते हैं, और कंट्री की पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने में इनका क्या रोल है, ये कैसे हमें हेल्प करते हैं कि कंट्री की पॉपुलेशन को समझा जाए, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमारे पास द geographical illustration that is used to study
फॉर स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड पॉपुलेशन पैरामिड। यानी पॉपुलेशन पैरामिड एक ऐसी जियोग्राफिकल इलिस्ट्रेशन होती है जिसके ज़रिए हम पॉपुलेशन की कंपोजिशन को, कंट्री के अंदर पॉपुलेशन की कंपोजिशन को समझते हैं, और इसी को हम पॉपुलेशन पैरामिड कहते हैं। पॉपुलेशन पैरामिड कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप, कुछ किस तरह से भी हो सकता है, ज़्यादातर जो है वो इस तरह होता है, ठीक है ना, इस तरह पॉपुलेशन पैरामिड बनता है, ठीक। इट शोज़ द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए कंट्री अलॉन्ग विद देयर एज ग्रुप। यानी ये जो है, ये जो कंट्री के अंदर जो प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स वो उनको उनकी एज ग्रुप्स के हिसाब से रखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा ये पैरामिड है, यहाँ पर हम देखेंगे इसके अगर हम 3 हिस्से बनाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ से कि यहाँ पर कितने लोग हैं वो 20 साल से 30 साल के हैं। फिर कितने लोग हैं जो 10 साल से 20 साल के हैं, कितने लोग हैं जो 1 साल से 10 साल के हैं। तो यहाँ पर इस तरह पिरामिड बनता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है इसमें 3 हो, बहुत सारे खाने हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये है ये जो पिरामिड है इसके ज़रिए हम एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पॉपुलेशन और बताते हैं। आप पॉपुलेशन टेल अस द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एंड देयर नंबर ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। यानी ये हमें ये भी बताता है कि कितने डिपेंडेंट्स लोग यहाँ पर हैं, कितने डिपेंडेंट्स पॉपुलेशन के अंदर हैं, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंड हैं और कितने लोग जो ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, ठीक है ना। ये भी हमें पॉपुलेशन पैरामिड की वजह से पता चलता है, ज़रिए से पता चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि डिस्कस दी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये भी चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है, टूरिज्म जम्मू कश्मीर। यहाँ से हमें बोला गया कि जो मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की उसको आप डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की हम बात करें तो गिप्सम जो हमारे पास है, बक्साइट, क्ले आर द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। आपको पता है जो सीमेंट इंडस्ट्री हमारे पास, वहाँ पर जो मेन चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं वो गिप्सम होता है, बक्साइट होता है और क्ले होता है। इन चीज़ों को यूज़ करके हम सीमेंट बनाते हैं। बारामूला, अनंतनाग, रियासी एंड बसोली आर दी हब ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। यानी सीमेंट इंडस्ट्री बारामूला में, अनंतनाग में, रियासी में और बसोली में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और सीमेंट यहाँ पर ही बनाई जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक। फॉलोइंग आर सम पब्लिक सेक्टर सीमेंट फैक्ट्रीज रनिंग इन जम्मू कश्मीर। यानी यहाँ पर कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट जिनको यहाँ पर गवर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट जिनको चला रही है, तो वो हैं जिस तरह यहाँ पर हमारे पास देखें तो वुवन सीमेंट फैक्ट्री, PCF बरी ब्रह्मान एंड क्रियोज सीमेंट फैक्ट्री। ये जो सीमेंट फैक्ट्री इनको ये पब्लिक सेक्टर सीमेंट फैक्ट्री हैं और इनको गवर्नमेंट रन करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें ये पूछा गया है कि डिफाइन बर्थ रेट। आप बर्थ रेट को डिफाइन कीजिए। सो बर्थ रेट अगर हम देखें तो बर्थ रेट क्या होती है, द नंबर ऑफ लीव्स, यानी द नंबर ऑफ लीव्स बर्थ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन एवरी ईयर। यानी पर 1000 पॉपुलेशन जो हमारे पास है, यानी 1000 में कितने लीव बर्थ। यहाँ पर ये समझना है कि लीव बर्थ क्या होता है। लीव बर्थ वो होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो जिंदा रहे, ऐसा नहीं है बच्चा पैदा होगा मर जाए, नहीं, बच्चा पैदा होए और वो जिंदा भी रहे। तो 1000 में कितने ऐसे बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना, इसी को हम बर्थ रेट कहेंगे। द नंबर ऑफ लीव्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन एवरी ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट। लीव बर्थ इज व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न अलाइव। यानी जब बच्चा जिंदा पैदा हो, जब बच्चा पैदा हो वो जिंदा रहे, तो उसी को हम लेव बर्थ कहते हैं। तो लेव बर्थ जो होती है वो उसके कितने नंबर हैं 1000 पॉपुलेशन के अंदर। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 आदमी रहता है, 1000 आदमी रहता है, इस 1000 आदमी में एक साल में कितने नए बच्चे पैदा हुए, कितने नए बच्चे पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल एक साल में 10 नए बच्चे पैदा हुए, 10 नए बच्चे पैदा हुए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बर्थ रेट 100 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें डिफाइन करता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेपर मैशी। यानी पेपर मैशी के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए। देखो पेपर मैशी क्या होता है। पेपर मैशी एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम देखें पल्प और जो
पुराने पेजेस होते हैं, पेज उनके पीसेस करके उनसे कुछ नई चीज़ें, यानी उनके अंदर थोड़ा बहुत और टेक्सटाइल वगैरह और कुछ बांड वगैरह जैसा स्टार्च, ग्लू, पेस्ट वगैरह मिलाकर उनसे कोई नई चीज़ बनाई जाती है, जिस जो क्राफ्ट के अंदर, आर्ट के अंदर यूज़ की जाती है खासकर। या हम देखें तो इकोनॉमिकली बिल्डिंग आर इन मेनी सेरेमनीज़ के अंदर जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती हैं, पेपर मैशी से, ठीक है, यानी पुरानी चीज़ें यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, यहाँ पर हम पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर रीड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है, पार्ट नंबर 1 जो है वो कहता है, रामबाग सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 बाई गुलाब सिंह। यानी रामबाग जो है सिल्क फैक्ट्री जो रामबाग के अंदर है, ये 1897 के अंदर बनी। तो किसने बनाई? तो ये गुलाब सिंह ने बनाई है, ठीक है ना, महाराजा गुलाब सिंह। पार्ट नंबर बी, अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, महाराजा गुलाब सिंह कहाँ यार, महाराजा गुलाब सिंह तो प्यारे मर गए, महाराजा रणबीर सिंह, ठीक है ना, महाराजा रणबीर सिंह, रणबीर सिंह, ठीक। थोड़ी सी गलती होगी, प्लीज़ माफ़ करना, महाराजा गुलाब सिंह नहीं, महाराजा रणबीर सिंह, ठीक। पार्ट नंबर बी जो है ये हमें कहता है, लद्दाख रीजन इज़ फेमस फॉर क्ले मोल्डिंग एंड टंका पेंटिंग। यानी लद्दाख रीजन जो है ये क्ले मोल्डिंग से और टंका पेंटिंग को लेकर ये फेमस है। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर बुद्धिस्ट हैं, जो जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट मज़हब है, बुद्धिस्ट मज़हब के लोग रहते हैं खासकर तिब्बत के अंदर, तो वहाँ पर टंका पेंटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है ना। ये एक तरह की पेंटिंग होती है जिसके अंदर रिलीजियस चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई जाती हैं, खासकर जो बुद्धिज़्म जो मज़हब है उसके अंदर। फिर हमारे पास पार्ट सी है, व्हेन ए पर्सन लीव्स ए कंट्री इट इज़ कॉल्ड। यानी जब एक पर्सन जो है वो मुल्क को छोड़ता है, मुल्क को छोड़ के चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन नहीं कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं, ई फार, ठीक है ना, EMIGRATION। इमिग्रेशन होता है जब एक बंदा बाहर से कंट्री के अंदर आए, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो कनाडा से या वो USA से वो इंडिया के अंदर आकर यहाँ की सिटीज़नशिप ले ले वो, और USA या कनाडा की सिटीजन छोड़ दे, तो हम कहेंगे कि इसने इमिग्रेशन की। लेकिन इमिग्रेशन होती है कि एक बंदा जब है वो इंडिया से बाहर चला जाए, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास अक्षय कुमार हैं, वो उन्होंने इंडिया की सिटीज़न छोड़ दी और वो बाहर जाकर उन्होंने कनाडा की सिटीज़न ले ली, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखो हमारा जो ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल जो साइंस का जो सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, पहला जो क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ पब्लिक फैसिलिटी क्या है? पब्लिक फैसिलिटी की इम्पॉर्टेंट करेक्टर क्या है? हमने ऑलरेडी इसको जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर पब्लिक फैसिलिटी चैप्टर नंबर 9 उसके अंदर हमने डिस्कस किया है अच्छी तरह। तो यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है। पब्लिक फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं और इस फैसिलिटी से सब लोग फ़ायदा उठाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी इनको छोड़कर, इनको इरिस्पेक्टिव करके, इनको नज़रअंदाज करके हर एक पर्सन जो है वो उस चीज़ से फ़ायदा उठाएगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी पार्क है, पब्लिक पार्क के अंदर सब लोग जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है गोरा नहीं जा सकता है, चट्टा नहीं, काला नहीं जा सकता है, नहीं, सब लोग जाएंगे वहाँ पर जाकर एंजॉय करेंगे, ठीक। ये जो सर्विस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसको लेकर अगर हम बात करें तो ये सर्विस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह हमारे पास हॉस्पिटल होती हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हेल्थ फैसिलिटी मिले वहाँ पर, ठीक है ना। और गवर्नमेंट का काम जो है वो यहाँ पर इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना और इन चीज़ों की जो हमारी वेलफेयर के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको इंश्योर कराना और उनको हर एक के अंदर यहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर वगैरह, उनको रिस्पेक्टिव करके हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, इक्वली प्रोवाइड करे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है ना। ऑल पब्लिक फैसिलिटीज़ आर पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। यानी हमारा जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसके एक किस्म का पार्ट है पब्लिक फैसिलिटी, क्योंकि राइट टू लाइफ तभी इंजॉय हो सकती है जब हमारे पास पब्लिक फैसिलिटी होंगी, जब हमारे पास हॉस्पिटल होगी तो तभी हम बीमारी से दूर रह सकते हैं ना। तभी हम अगर बीमार होंगे तो हम कहाँ जाएंगे हॉस्पिटल ना हो,
तो इसलिए गवर्नमेंट का काम है हमारे जो टैक्स हम भरते हैं उनको यूटिलाइज़ करके हमें गवर्नमेंट है जो रोड भी दे, हमें नेटवर्क दे, हमें हॉस्पिटल्स दे, हमें और जो चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट जो होता है, इस तरह और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं वो हमें प्रोवाइड करे ताकि हमारी जो लाइफ है वो ईजी बन सके। आर में जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। जो क्लास 8 में जो हमारा चैप्टर जो ये आई थिंक 11 चैप्टर है, तो इसके अंदर सोच ये हमने ऑलरेडी अपने गेस पेपर के अंदर जिन हमारा जो गेस वाली वीडियो है उसके अंदर हमने बताया था ये क्वेश्चन किसी भी हालत में आएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने वेरियस फार्म पूछे हैं तो वेरियस फार्म वाले आ सकते हैं। तो ये पूछता है हमें कि व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है और सोशल एक्सक्लूजन के वेरियस फार्म क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था उस चैप्टर के अंदर भी, उस लेक्चर के अंदर ही बताया था कि सोशल एक्सक्लूजन एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है जिसमें लोग जो हैं कुछ लोगों को कुछ पार्ट सोसाइटी के कुछ पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको इकनॉमिकली सोशली पॉलिटिकल यानी जो ये चीज़ें होती हैं, जो लाइफ होती है यानी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकनॉमिक लाइफ, उनसे उस कम्युनिटी को दूर कर लिया जाता है, उनको एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है इन चीज़ों को लेकर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारा टेबल है, तो एक्सक्लूजन ये होता है कि कुछ लोग यहाँ पर सेंटर में रहते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर साइड में रहते हैं। जब ये टेबल घूमेगा तो ये साइड वाले नीचे गिर जाएंगे, ये किस्म के एक्सक्लूड हो गए। अगर हम इस टेबल को लाइफ की एग्जांपल से ले रहे हैं, ये टेबल हमारी लाइफ है, तो कुछ लोग बीच में रहते हैं, कुछ लोग साइड में। हमारी लाइफ जब घूमती है, जब यहाँ पर जो साइड में लोग होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक। इन इंडिया सोशल एक्सक्लूजन ओकर ऑन द बेस ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग कास्ट, रीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी। यानी खासकर इंडिया के अंदर जो सोशल एक्सक्लूजन किस किस वजह से होता है, सोशल एक्सक्लूजन या तो कास्ट की वजह से होता है या तो रिलीजन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम देखें यहाँ पर कुछ रिलीजन जो है वो यहाँ पर मेजॉरिटी में है, कुछ रिलीजन मिनॉरिटी में है, तो जब यहाँ पर रिलीजन की बात की जाती है मिनॉरिटी वाले नीचे चले जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं नीचे, एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ों में। फिर जेंडर की बात करें, यहाँ पर ज़्यादातर मेल जो है वो मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारी, फीमेल जो है वो उनको हमेशा पीछे छोड़ देते हैं, हम उनको हमेशा हर फील्ड में गिरा देते हैं हम। डिसेबिलिटी अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो होते हैं वो डिसेबल होते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की जो फेज़ है वहाँ पर उनको हिस्सा नहीं मिलता है उनको पार्टिसिपेट करने का। देर आर 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, इकनॉमिक, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, फिर सोशल एक्सक्लूजन और फिर हमारी एक्सक्लूजन, ठीक। तो 4 तरह के हमारे पास टाइप आते हैं। इकनॉमिक एक्सक्लूजन में ये होता है कि लोग जो हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इकनॉमिकली वीक होते हैं तो उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्लान बनते हैं, कुछ ऐसी और चीज़ें बनती हैं, तो गरीब लोगों को हमेशा बेचारों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन में कुछ लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल यानी उनको इलेक्शन के अंदर या फिर हम वोट देने का अगर जो हक है इनसे महरूम रख दिया जाता है, ये महरूम रह जाते हैं किसी भी रीज़न से। एक्सक्लूजन यानी वही जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, ठीक। फिर सोशल एक्सक्लूजन होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो जो हमारी रिलीजियस, कल्चरल और जो दूसरी लाइफ है उससे एक्सक्लूड हो जाते हैं बहुत सारे रीज़न को लेकर। शॉर्ट आंसर की हम बात करें तो व्हाट इज़ एफआईआर। एफआईआर क्या होता है? एफआईआर जो है ये स्टैंड करता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी जब कोई बंदा क्राइम करता है तो उस क्राइम की इन्फॉर्मेशन जब हम जाकर पुलिस को देते हैं और पुलिस वहाँ पर हमारा एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखती है और इसी रिपोर्ट को लेकर फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, तो इसी को हम एफआईआर कहते हैं। आप अपनी हायर क्लास के अंदर एफआईआर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्रिमिनल लॉ के अंदर हम बात करें तो एफआईआर जो है ये एक किस्म का बुनियाद है और इसी के ऊपर एक क्रिमिनल को सज़ा दी जाती है। सज़ा उसको जब दी जाती है तो इस पहले जो इन्वेस्टिगेशन का जो एक किस्म का जो इन्वेस्टिगेशन की लाइफ जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक। ये एक किस्म का बुनियाद है। हु आर आदिवासीज। आदिवासीज कौन है? देखो आदिवासी जो हैं ये इंडिजीनियस पीपल हैं, यानी वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ के थे, यहाँ के हैं जो लोग, उन्हीं को हम इंडिजीनियस पीपल कहते हैं। और इनका मानना है कि ये लोग जो हैं ये एशिया के इंडिया के इनहेबिटेंट्स हैं, यानी इंडिया के ही लोग हैं, असली लोग यही हैं। आदिवासी जो हैं ये इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, जंगलों में ज़्यादा रहते हैं, इनका रिलीजन डिफरेंट होता है, इनका सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो आप पीछे जाते हैं ताकि हमें क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ सकें पेपर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है ये हमें बोलता है एमिशन ऑफ व्हीकल्स आर मेजर काज ऑफ एनवायरमेंट पॉपुलेशन पोल्यूशन। यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन का मेजर काज जो है वो एमिशन है। क्या ये सही है? एमिशन ऑफ व्हीकल्स है, यानी व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो एनवायरमेंट पोल्यूशन का एक मेजर काज है। यहाँ बिल्कुल सही है। वी कैन यूज हेरिंग इम्पॉर्ट इंस्टेड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ डीफ एंड डम्प। यानी जो डीफ एंड डम्प यानी गूंगे और बहरे, इसको छोड़कर अगर हम थर्ड एम्पायर्ड वर्ड यूज़ करें तो ये सही है। हाँ ये सही। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खुशक हो गया, पानी पी लेता हूँ। हम बात कर रहे थे कि हेरिंग एम्पायर्ड की वजह हेरिंग एम्पायर्ड जो है इसको ये वर्ड यूज़ करना चाहिए डीफ एंड डम्प की वर्ड की जगह। आज का हमारा लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी और हमने डिस्कस किया, सब क्वेश्चन को एक एक करके हमने डिस्कस किया। होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।